दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 17। इसमें हम आर्द्रता, वर्षण और बादल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न इन परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों आर्द्रता, वर्षण एवं बादल से संबंधित प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं, तो आप इस दृष्टि से भी इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 17। पहला प्रश्न है कि वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है आपके अस्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है या फिर वही रहता है। तो देखिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वही रहता है। दोस्तों वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, और ये आर्द्रता वायु के निश्चित आयतन पर जलवाष्प के भार को प्रदर्शित करती है और इसे प्रति घन फुट पर ग्रेन में और प्रति घन सेंटीमीटर पर ग्राम में प्रदर्शित करते हैं। तापमान के कम या अधिक होने पर वास्तविक आर्द्रता पर कोई प्रभाव नहीं होता है और निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा पर वर्षा की संभावना निर्भर होती है। तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता स्थिर रहती है, जबकि सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी स्थिति में या किसी भी समय वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता वही रहती है, यानी तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता स्थिर रहती है। लेकिन सापेक्षिक आर्द्रता की बात करें तो वायु का तापमान बढ़ने पर सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि निरपेक्ष आर्द्रता भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। सही है। निरपेक्ष आर्द्रता के वितरण में जल, स्थल और मौसम का प्रभाव अधिक पड़ता है, ये भी सही है। और निरपेक्ष आर्द्रता शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में तथा रात्रि की अपेक्षा दिन में अधिक नहीं होती है, ये आपका सही नहीं है। और चौथा है कि महासागरों से दूरी बढ़ने के साथ ही निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा घटती जाती है, ये आपका सही है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। क्यों? तो दोस्तों वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, और आप जानते हैं इसे प्रति घन फुट पर ग्रेन में या प्रति घन सेंटीमीटर पर ग्राम में प्रदर्शित किया जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और सागर तट से महाद्वीपों के आंतरिक भागों की ओर निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा घटती जाती है, तो ये आपके सही हो जाएंगे। इसके अलावा शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्म काल में तथा रात की अपेक्षा दिन में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होती है, और ऑप्शन में आपको दिया गया है कि निरपेक्ष आर्द्रता शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में तथा रात की अपेक्षा दिन में अधिक नहीं होती है, इसलिए विकल्प सी आपका सत्य नहीं है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी जान लीजिए कि निरपेक्ष आर्द्रता के वितरण में जल, स्थल और मौसम का प्रभाव सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायु के नमूनों में वास्तविक नमी की मात्रा संतृप्त वायु की उसी मात्रा में तथा उसी तापमान पर निहित आर्द्रता का प्रतिशत क्या कहलाता है। निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता या फिर वाष्प दबाव। तो सही उत्तर है दोस्तों, किसी निश्चित वायु दाब पर तापमान और वायु के निश्चित आयतन में जलवाष्प की जो मात्रा होती है, किसी निश्चित वायु दाब और तापमान पर वायु के निश्चित आयतन में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा और उसी दाब और ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा को जो अनुपात होता है, उसे वायु की सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है, आपको बताना है। ग्राम प्रति घन मीटर, ग्राम प्रति किलोग्राम, प्रतिशत या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को दोस्तों प्रतिशत में यानी परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है।
आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। वायुमंडल की जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है इसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जैसे 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आर्द्रता सामर्थ्य 8 ग्रेन है और वास्तविक आर्द्रता 6 ग्रेन हो तो सापेक्षिक आर्द्रता 6/8 इंटू 100 यानी लगभग 75% या 3/4, जिसको 3 और 4 के अनुपात में कहा जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सापेक्षिक आर्द्रता के प्रतिशत में परिकलन के लिए सही सूत्र है? तो आप याद रखिएगा दोस्तों, सापेक्षिक आर्द्रता का प्रतिशत जो है, जो निरपेक्ष आर्द्रता बटे आर्द्रता सामर्थ्य इंटू 100, इस फार्मूले के आधार पर निकाला जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। देखिए, सापेक्षिक आर्द्रता का फार्मूला जो होता है दोस्तों, ये निरपेक्ष आर्द्रता बटे आर्द्रता सामर्थ्य इंटू 100 होता है और ये प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। आप जानते हैं कि किसी निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली हवा की आर्द्रता सामर्थ्य यानी अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता और उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा यानी निरपेक्ष आर्द्रता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, न्यूमेरिकल है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर उस वायु राशि का लगभग आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी जिसकी निरपेक्ष आर्द्रता 10 ग्राम प्रति घन मीटर है, जबकि 20 डिग्री सेल्सियस पर एक घन मीटर वायु अधिकतम 17.3 ग्राम जल धारण कर पाती है। तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? इसमें आप सापेक्षिक आर्द्रता का फार्मूला सेट करेंगे। सापेक्षिक आर्द्रता बराबर निरपेक्ष आर्द्रता बटे आर्द्रता सामर्थ्य इंटू 100। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका कितना है, निरपेक्ष आर्द्रता कितना है, तो आप जानते हैं कि निरपेक्ष आर्द्रता यहाँ पर 10 है। आप प्रश्न में देखिए, निरपेक्ष आर्द्रता का मान 10 ग्राम प्रति घन मीटर है और घन जो है 20 डिग्री सेल्सियस पर एक घन मीटर वायु का अधिकतम 17.3 ग्राम जल का धारण कर पाती है, तो आर्द्रता सामर्थ्य 17.3 है। तो इस फार्मूले पर आप 10/17.3 इंटू 100, तो ये 57.80 या लगभग 58% के आसपास हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्द्रता को प्रति किलोग्राम वायुमंडल जलवाष्प की मात्रा में ग्राम प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है? निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्षिक या फिर अनुकूलतम आर्द्रता को? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, विशिष्ट आर्द्रता। देखिए दोस्तों, 1 किलोग्राम आर्द्र वायु में मौजूद ग्राम इकाई में जलवाष्प के सकल द्रव्यमान को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं और इस प्रकार विशिष्ट आर्द्रता के प्रति किलोग्राम वायु में जलवाष्प की मात्रा में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी वायु की संतृप्तता के स्तर का संकेतक है? इसमें देखिए, सापेक्षिक आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता या फिर आर्द्रता धारण क्षमता। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, आर्द्रता धारण क्षमता ये वायु की संतृप्तता के स्तर का संकेतक है और संतृप्त वायु जो होती है उसकी आर्द्रता धारण क्षमता नहीं के बराबर या फिर शून्य होती है और यदि वायु में निश्चित तापमान पर आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर नमी मौजूद हो तो उसे संतृप्त वायु कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्द्र क्षेत्रों के आवास्य में विकसित होने वाली वनस्पतियों के अनुक्रम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, जल क्रमक, प्राथमिक अनुक्रम, स्थिरीकरण या स्थल क्रमक। तो याद रखिएगा, आर्द्र क्षेत्र जो ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्र होते हैं दोस्तों, वहाँ पर जो जल विकसित होने वाली वनस्पतियाँ होती हैं उनको जल क्रमक या फिर हाइड्रोशीयर कहा जाता है। आप देख लीजिए, आर्द्र क्षेत्रों के आवास्य में विकसित होने वाली वनस्पतियों के अनुक्रम को जल क्रमक या हाइड्रोशीयर कहा जाता है। जल क्रमक तर यानी जलीय अवस्थिति और दलदल झील के किनारे होता है, वहीं पर स्थल क्रमक आवास जो होते हैं ये नग्न शैलों पर होता है जहां पर वाष्पीकरण की अधिकता के कारण शुष्क पर्यावरण रहता है। तो जल क्रमक आर्द्र क्षेत्रों के आवास में विकसित होने वाली वनस्पतियां होती हैं और स्थल क्रमक ये आवास नग्न शैलों पर होता है जहां पर वाष्पीकरण की अधिकता होती है और वातावरण शुष्क होता है। अगला प्रश्न वर्षा से संबंधित है। वर्षण से वर्षा के संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन देखिए, पेटरसन, बर्गरान, वानगुट या फिर बोवेन। तो सही उत्तर है, वर्षा के संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन बोवेन ने किया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निश्चित कीजिए इनमें कौन सा सही है।
देखिए पहला कथन है कि पच्छाभ मेघ हिम क्रिस्टलों से बनते हैं, सही है। पच्छाभ मेघ समतल आधार दर्शाते हैं, सही नहीं है। कपाशी मेघ सफ़ेद पतले और रेशेदार होते हैं, सही नहीं है। और पच्छाभ मेघ का स्वरूप आरोही गुंबद के समान होता है, ये भी आपका सही नहीं है। तो इन कथनों में से कथन ए आपका सही है। देखिए पच्छाभ मेघ या जिसको सिरस क्लाउड कहा जाता है, ये सबसे अधिक ऊंचाई पर प्रायः छितराए रूप में रेशम की तरह दिखते हैं, क्योंकि इनका निर्माण छोटे छोटे हिमकणों द्वारा होता है और इनसे होकर सूर्य की किरणें गुजरती हैं और श्वेत रंग हो जाता है, लेकिन सायंकाल में इसमें कई रंग हो जाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, पच्छाभ मेघ हिम क्रिस्टलों से बनते हैं और अधिक ऊंचाई पर ये छितराए हुए स्थिति में रेशम के समान दिखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बादलों या मेघों में से कौन वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो आप जानते हैं पच्छाभ मेघ जो होते हैं ये सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो आपको विकल्प जानने की जरूरत नहीं है, पच्छाभ मेघ ये सबसे ऊंचा बादल होता है, यानी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्षण की प्रक्रिया का सही अनुक्रम क्या है, आपको बताना है। तो वर्षण की प्रक्रिया का जो सही अनुक्रम होगा ये आपको याद रखने वाली चीज़ है, असंतृप्त वायु, ओसांक, संघनन और वर्षण। तो जब असंतृप्त वायु ओसांक के स्तर तक पहुंचती है तो उसमें संघनन होता है और संघनन की क्रिया के फलस्वरूप वर्षण आरंभ हो जाता है। तो आप देखिए वर्षा के संबंध में सही क्रम, पहले असंतृप्त वायु होती है, वो ओसांक तक पहुंचती है, उसके बाद उसमें संघनन और फिर वर्षण की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, मेघ अस्थिरता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन देखिए, जे.एम. ब्रोडस, टी.आर. पार्सन, जे.डी. आइजक या फिर बरान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेघ अस्थिरता सिद्धांत का प्रतिपादन बरान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। बरान या बेरजोरो भी इनको कहा जाता है। और इसके अलावा एक प्रश्न है, वर्षा के संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन बोवेन ने किया है और मेघ अस्थिरता सिद्धांत का प्रतिपादन बरान या बेरजोरो के द्वारा किया गया था। और अस्थिर मेघ में हिमांक के नीचे तापमान होने पर जल की बूंदें तथा हिमकण साथ साथ होते हैं। हिमकणों के निर्माण के लिए हिमायन नाभिक यानी फ्रीजिंग न्यूक्लियक आवश्यक होते हैं और ये हिमायन नाभिक सूक्ष्म सिद्धांत को जो है सूक्ष्म मृदाकण, उल्का धूल, ज्वालामुखी धूल आदि से बनते हैं। बाद में इस सिद्धांत को फ्रिंडेसन द्वारा विकसित किया गया और इस सिद्धांत को हिम क्रिस्टल सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, मेघ अस्थिरता सिद्धांत का प्रतिपादन बरान या बेरजोरो द्वारा किया गया था और इसके निर्माण में जो है मृदाकण, उल्का धूल, ज्वालामुखी धूल आदि निर्मित होते हैं और इस सिद्धांत का जो है विकास फ्रिंडेसन के द्वारा किया गया था और इसको हिम क्रिस्टल सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेघ अस्थिरता सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो आप जानते हैं कि बोरजोरो और फिंडेसन ने मेघ अस्थिरता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से किसने वर्षण से संबंधित हिम क्रिस्टल सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो आप देखिए दोस्तों, ऑप्शन है बोवेन, म्यूर, पीटरसन या बजरान। तो आप इसमें देख सकते हैं कि बजरान या बोरजेरो, बरान, बोरजेरो या बजरान ने दोस्तों आप देखिए कि वर्षण से संबंधित हिम क्रिस्टल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? आप देखिए बादलों से संबंधित वर्गीकरण किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया? डब्ल्यू होप्स, ट्रिवार्था, क्यूओ बदाती या ल्यूक हावर्ड। तो सही उत्तर है, याद रखिएगा, ल्यूक हावर्ड ने 1803 में बादलों के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था, जबकि 1802 में लैमार्क ने सर्वप्रथम बादलों को वर्गीकृत किया था। दिए गए विकल्प के अनुसार ल्यूक हावर्ड आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्षण के रूपों में से कौन एक धरातलीय सतह पर पहुंचने से पहले ही वाष्पीकृत हो जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके राइम, ग्रापेल, स्लीट या वर्गा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी वर्गा। वर्गा जो है वर्षण का एक ऐसा रूप है जो धरातली सतह पर पहुंचने से पहले ही वाष्पीकृत हो जाता है। स्लीट और ग्रापेल जो होते हैं हिम वर्षण का रूप है, जबकि राइम अत्यधिक ठंड से वृक्षों आदि पर ओस के हिम के रूप में जमने से संबंधित है।
तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित वर्षण के रूपों में से कौन सा एक धरातली सतह पर पहुंचने से पहले ही वाष्पीकृत हो जाता है। तो ये है वर्गावर्षण प्रकार, ये धरातली सतह पर पहुंचने से पहले ही वाष्पीकृत हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन देखिए, कपासी, कपासी वर्षा, वर्षा स्तरी या पक्षाभ स्तरी। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, वर्षा स्तरी। वर्षा स्तरी बादल धरातल के नज़दीक पाए जाने वाले काले रंग के घने बादल होते हैं जो किसी भी आकार के हो सकते हैं। इनकी सघनता के कारण अंधकार तक छा जाता है और बहुत अधिक वर्षा होती है। कपासी मेघ अधिक घने और विस्तृत होते हैं और ये लंबे रूप में होते हैं, जिनका ऊपरी भाग गुंबदाकार या फूलगोभी के समान होता है और आधार समतल होता है। इनसे प्रायः साफ मौसम का आभास होता है। कपासी वर्षा बादल अत्यधिक विस्तृत और गहरे होते हैं, जिनका विस्तार लंबाई में अधिक होता है, जिससे ये पर्वत के समान दिखाई देते हैं। इनके साथ वर्षा, ओला और तड़ित झंझा की अधिक संभावना होती है। कपासी वर्षा बादल को तड़ित मेघ भी कहते हैं। पक्षाभ स्तरी बादल, तो दोस्तों पक्षाभ स्तरी बादल प्रायः सफ़ेद रंग के होते हैं, जो आकाश में एक पतली दुधिया रंग की चादर के समान फैले रहते हैं। इनसे सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बनता है और ये भविष्य में चक्रवात के आगमन की सूचना देते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, वर्षा स्तरी बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। इसी से संबंधित अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तड़ित मेघ कहते हैं। तो कपासी वर्षा बादल, दोस्तों कपासी वर्षा बादल को तड़ित मेघ भी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, निम्नलिखित मेघों में से किसको तड़ित मेघ कहा जाता है। तो आप जानते हैं, कपासी वर्षा मेघ को दोस्तों तड़ित मेघ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधिक ऊंचाई का मेघ है। इसमें देखिए, स्तरी मेघ, मध्य स्तरी मेघ, स्तरी कपासी मेघ या पक्षाभ कपासी मेघ। तो इन विकल्पों में से पक्षाभ कपासी मेघ जो है ये उच्च बादल का प्रकार है, मध्य स्तरी बादल मध्यम ऊंचाई के बादल का प्रकार है और स्तरी मेघ और स्तरी कपासी मेघ निम्न प्रकार के बादल हैं। उच्च बादल कितनी ऊंचाई पर होते हैं। तो ये 6000 से 20,000 मीटर की ऊंचाई पर, मध्यम ऊंचाई के बादल 2500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर और निम्न बादल 2500 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य कपासी किस मेघ का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, मध्य कपासी जो है ये निम्न मेघ का उदाहरण है और ये पक्षाभ कपासी बादलों की भांति कम ऊंचाई पर पाया जाता है। आसमान की निचली सतह पर सूर्य किरणों से लाल होने वाले बादल आटोक्यूमुलस प्रकार के हैं, जो कि सूर्यातप से हमारी रक्षा करते हैं। और माध्यमिक शिक्षा परिषद में अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को मध्य मेघ दिया गया है, लेकिन सही उत्तर मध्य कपासी मेघ निम्न मेघ का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वृष्टि पोषित और वृष्टि छाया क्षेत्र विशेषता है किसकी। चक्रवाती वर्षा की, संवहनिक वर्षा की, पर्वतीय वर्षा की या फिर तापीय वर्षा की। तो सही उत्तर है वृष्टि पोषित और वृष्टि छाया प्रदेश, ये पर्वतीय वर्षा की विशेषता है। वृष्टि छाया क्षेत्र का संबंध पर्वत के पवन विमुखी ढाल से है, जहां वर्षा नहीं हो पाती है, जबकि वृष्टि पोषित क्षेत्र वैसे क्षेत्र हैं जहां पर्याप्त वर्षा होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन वर्षा का प्रकार नहीं है, आपको बताना है। इसमें देखिए, संवहनी वर्षा, मध्य महाद्वीपीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा या फिर चक्रवाती वर्षा। तो सही उत्तर आप अनुमान लगाइए, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य महाद्वीपीय वर्षा। दोस्तों मध्य महाद्वीपीय वर्षा ये वर्षा का प्रकार नहीं है और आप जानते हैं वर्षा होने के लिए वायु का ऊपर उठना बहुत महत्वपूर्ण है। वायु के 3 रूपों में ऊपर उठती है। धरातल के अत्यधिक गर्म हो जाने के कारण वायु हल्की संवहन धारा के रूप में ऊपर उठती है, हवा पर्वत के सहारे उठती है और तीसरा चक्रवात में वाताग्र या सीमांत के सहारे गर्म वायु ऊपर उठती है। तो इस आधार पर वर्षा को 3 प्रकार, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा में विभक्त किया जाता है। महाद्वीपीय वर्षा वर्षा का कोई प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। देखिए दोस्तों, कारण आर नाम दिया गया है। कथन है कि विषुवतीय क्षेत्र वर्ष भर वर्षा प्राप्त करते हैं, ये आपका सही है। कारण है कि विषुवतीय क्षेत्र में उच्च आर्द्रता और उच्च तापमान संवहनी वर्षा उत्पन्न करते हैं।
तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो विकल्प इसमें पलट दिए गए हैं, हड़बड़ाइएगा नहीं। सही उत्तर आने के बावजूद विकल्प आप ध्यान से पढ़िए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। पहले अन्य जो प्रश्न होते हैं उसमें ये विकल्प अधिकतर ए नंबर पर ए विकल्प के रूप में देता है, लेकिन यहाँ पर डी में दिया है, तो बहुत ध्यान से लगाइएगा। विषुवतीय क्षेत्र वर्ष भर वर्षा प्राप्त करते हैं क्योंकि विषुवतीय क्षेत्रों में उच्च आर्द्रता और उच्च तापमान संवहनी वर्षा उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से प्रदेश में वर्षा प्रधानतः संवहनीय होती है? तो विकल्प बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं विषुवत रेखीय प्रदेशों में अत्यधिक उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण वर्ष भर संवहनीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, संवहनीय वर्षा अधिकांशतः प्रतिदिन कहाँ पर होती है आपको बताना है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र या विषुवत रेखीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा अधिकांशतः प्रतिदिन होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्षा के प्रकारों में कौन भूमध्य रेखीय प्रदेशों में सामान्यतः होती है? वर्षा देखिए चक्रवाती, मानसूनी, पर्वतीय या संवहनी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी संवहनी वर्षा। दोस्तों भूमध्य रेखीय प्रदेश या विषुवत रेखीय प्रदेश में सामान्यतः संवहनी वर्षा होती है क्योंकि वहाँ पर उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की स्थिति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, तड़ित झंझा के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वायुमंडलीय स्थायित्व, वायुमंडलीय अस्थायित्व, आर्द्रता की अधिकता या फिर तापक्रम व्युत्क्रमणता। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों तड़ित झंझा के विकास के लिए सर्वाधिक वायुमंडलीय अस्थायित्व उत्तरदायी होते हैं। तड़ित झंझा स्थानीय तूफान या झंझावात होते हैं जिनमें ऊपर की ओर तीव्र हवाएं चलती हैं और बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ घनघोर जल वर्षा होती है। झंझा के प्रारंभ होने में वायु का ऊपर की ओर तीव्र प्रवाह का होना बहुत आवश्यक है और तड़ित झंझा के लिए गर्म आर्द्र अस्थिर हवा का होना आवश्यक होता है और यह तभी हो सकता है जबकि वायुमंडल की सामान्य तापमापन दर एडियाबेटिक तापमापन दर या शुष्क तथा आर्द्र से बहुत अधिक होती है। तो याद रखिएगा तड़ित झंझा के विकास में वायुमंडलीय अस्थायित्व बहुत इंपॉर्टेंट या उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक तड़ित झंझा के विकास में सहायक नहीं होता है? यहाँ पर देखिए वायुमंडलीय स्थिरता, संभाव्य अस्थिर वायु का संवहन, उष्ण और नम वायु की आपूर्ति या फिर बादलों के प्रकार। तो आप देख लीजिए दोस्तों वायुमंडलीय स्थिरता जो है ये तड़ित झंझा के विकास में सहायक नहीं होते हैं। तड़ित झंझा ऐसे स्थानों पर उत्पन्न होते हैं जहाँ पर अस्थिर वायु का संवहन होता है, गर्म और ठंडी वायु की आपूर्ति होती है और बादलों के प्रकार या तड़ित झंझा के लिए गर्म आर्द्र अस्थिर हवा का होना जरूरी है और ये तभी हो सकता है जब वायुमंडल की सामान्य तापपतन दर एडियाबेटिक तापमापन दर यानी शुष्क और आर्द्र से बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन देखिए, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक वर्षा अंकित की गई है, ये आपका सही है। अधिकतम वर्षा भूमध्य रेखा के समीप लगभग 10 से 20 डिग्री चौड़ाई वाले क्षेत्र में होती है, सही है। उत्तर और दक्षिण में 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य कम वर्षा अंकित की गई है, ये भी सही है। और अक्षांश 0 से 10 डिग्री दक्षिण में अक्षांश 0 से 10 डिग्री उत्तर की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, ये आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही नहीं है, अन्य विकल्प आपके सही हैं। अगर हम इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो 0 से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश की अपेक्षा 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाले भाग में वर्षा अधिक होती है, जबकि यहाँ पर कहा गया है दक्षिण अक्षांश की अपेक्षा उत्तरी अक्षांश में जो है वर्षा अधिक होती है। यहाँ पर जो सही है कि 10 डिग्री 0 से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की अपेक्षा उत्तरी अक्षांश वाले भाग में वर्षा अधिक होती है क्योंकि ITCZ जो है अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण वर्ष भर प्रायः भूमध्य रेखा के उत्तर में रहता है। भूमध्य रेखा के समीप लगभग 10 से 20 डिग्री चौड़ाई वाला क्षेत्र ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है जहाँ पर अधिकतम वर्षा होती है और इसके विपरीत उत्तर से दक्षिण में 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य अल्प वर्षा होती है और विश्व के प्रमुख मरुस्थल इसी क्षेत्र में पड़ते हैं।
इस प्रकार पहले 3 विकल्प जो हैं वो सही हैं, चौथा विकल्प आपका गलत है यानी सही नहीं है, क्योंकि अक्षांश 0 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिण में उत्तर की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, ये नहीं सही है, बल्कि 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश में अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, वर्षा वाले दिन में दोपहर के बाद इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जाता है? तो ये देखिए, ये जीएस का भी आपका प्रश्न है, तो याद रखिए वर्षा वाले दिन में दोपहर के बाद इंद्रधनुष पूर्व दिशा में देखा जाता है। और आप जानते हैं कि वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की सूक्ष्म बूंदों अथवा कणों पर पड़ने वाली सूर्य किरणों का विक्षेपण ही इंद्रधनुष के रंगों का कारण है, और इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत ही दिखाई देता है। सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से अपवर्तित तरफ तथा परावर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनाती हैं, और प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की दिशा में और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वर्षा वाले दिन में दोपहर के बाद इंद्रधनुष ये पूर्व दिशा में देखा जाता है। अगला प्रश्न है नेफोमीटर। देखिए, एक उपकरण है नेफोमीटर, इससे किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन है वर्षा की मात्रा, बादलों की गति और दिशा, सागरी लवणता की माप, या उपर्युक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, नेफोमीटर से आकाश में बादल आच्छादन की मात्रा को मापा जाता है। तो यहाँ पर कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। याद रखिएगा, बादल आच्छादन, जो किस प्रकार से बादल छाए हुए हैं, बादल आच्छादन की मात्रा को नेफोमीटर से मापा जाता है, जबकि बादलों की गति और दिशा को मापने के लिए नेफो स्कोप का प्रयोग किया जाता है। वर्षा की मात्रा का मापन आप जानते हैं कि रेनगेज नामक उपकरण से किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, वे मेघ जो चपटे हुए गोलाकार मेघों के समूह हैं और रेखाओं तथा तरंगों की भांति व्यवस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है आपके मध्य कपासी मेघ, मध्य अस्तरी मेघ, पक्षाभ कपासी मेघ, या फिर अस्तरी मेघ। तो सही उत्तर है सीरो कम्युलस क्लाउड्स। देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि पक्षाभ कपासी मेघ जो होते हैं ये चपटे हुए गोलाकार मेघों के समूह हैं और रेखाओं तथा तरंगों की भांति व्यवस्थापित होते हैं। ये श्वेत रंग के छोटे छोटे गोलाकार रूप में या लहर नुमा रूपों में पक्षाभ कपासी मेघ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेशों में वर्षा का औसत वार्षिक योग सर्वाधिक होता है, सही है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में स्थित प्रदेश कम वर्षा वाले होते हैं, सही है, क्योंकि जो समुद्र तटीय भाग हैं वो अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। तीसरा है कि ठंडी महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा करती हैं, ये सही नहीं है। और चौथा है कि पर्वतीय भाग में वायु के ऊपर ऊष्मा प्रादेशिक जल वर्षा वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए कि सही नहीं है, ऑप्शन सी आपका सही नहीं है, क्योंकि ठंडी महासागरीय धाराएं जहां से गुजरती हैं वहां का तापमान अत्यंत कम कर देती हैं, जिसके कारण वहां पर हिमपात की स्थिति आ जाती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि महाद्वीपों के ठंडी महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा करती हैं, ये आपका सही नहीं है। और दोस्तों, गर्म धाराओं के ऊपर चलने वाले हवाएं नमी धारण कर लेती हैं और प्रभावित क्षेत्रों को वर्षा प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में संवहनी वर्षा होती है? ऑप्शन देखिए, आप देख लीजिए, थिम्फू, केप टाउन, जेरूसलम, जकार्ता, या फिर जयपुर। तो आप देखिए दोस्तों, जकार्ता, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। जकार्ता में संवहनी वर्षा होती है। जकार्ता भूमध्य रेखा के निकट है और भूमध्य रेखी भागों में प्रतिदिन दोपहर तक धरातल के गर्म होने के कारण संवहन धाराएं उठने लगती हैं और 2-3 बजे सायं तक वर्षा होने लगती है। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, थिम्फू, केप टाउन, जेरूसलम, जकार्ता और जयपुर में से जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, यहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो अधिकतम है? पच्छाभ बादल, कपासी वर्षा बादल, बालू, या पिघलती हिम। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पिघलती हिम। आप देख सकते हैं दोस्तों, पिघलता हिम का एल्बिडो अधिकतम है। हिम जो होता है यानी स्नो, ये प्रकाश का अधिक परावर्तन करता है, जो तुलनात्मक रूप से दिए गए अन्य विकल्पों में अधिक होता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्षा स्तरी किस प्रकार के मेघ का उदाहरण है? ऑप्शन है आपके उच्च मेघ, मध्य मेघ, निम्न मेघ, या फिर कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी,
निम्न मेघ। दोस्तों वर्षा स्तरीय बादल जो हैं ये निम्न मेघ का उदाहरण है और ये धरातल के निकट 2500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है और कोहरा ऊपर उठता है, तो ये आपका सही है। दूसरा है कि बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक ऊष्माकाल में कोहरा उत्पन्न होता है, तो ये आपका सही है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही कथन आपके सही हैं, ए और 1 और 2, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों विकिरण जो है शीतलन के कारण आरंभिक ऊष्माकाल में निश्चित दशाओं के अंतर्गत कोहरा उत्पन्न होता है। जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है और कोहरा ऊपर उठता हुआ प्रायः अदृश्य हो जाता है। सूर्य की किरणों के कारण जल सीकरों का वाष्पीकरण हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने विश्व के भूगोल के अंतर्गत टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, इसके अलावा आश्रम पद्धति प्रवक्ता, केंद्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली अधीनस्थ सेवा के लिए जो भूगोल का प्रश्न पत्र है उसके लिए आपने आर्द्रता, वर्षण और बादल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं, लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनके आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है। तो आप इन प्रश्नों को दोहरा लीजिएगा ताकि ये प्रश्न अगर जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाएं तो आप इनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।